आज हम बात करेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट की। तो क्वेश्चन शुरू करने से पहले थोड़ा देख लेते हैं होता क्या कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब कोई बिजनेस है आपका, बिजनेस में आपके मनी का इनफ्लो और आउटफ्लो होता रहता है। और मनी क्या सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है। अगर आपके पास मनी नहीं है या किसी कारण से आपके पास कैश कम हो गया तो आपको इंसॉल्वेंट डिक्लेयर करने में बहुत टाइम नहीं लगेगा। तो आपको इसीलिए कैश का अच्छा मैनेजमेंट करना होता है। और इसीलिए आजकल कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना कंपलसरी हो गया है बड़ी बड़ी कंपनीज के लिए। कोई छोटी मोटी कंपनी है तो उसको टर्नओवर पर डिपेंड करेगा, लेकिन बड़ी कंपनियों के लिए क्या है आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करना। तो इसमें हम क्या करते हैं, पूरे कैश को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। कैश को हम 3 एक्टिविटीज़ में डिवाइड कर देंगे। पहली एक्टिविटी है ऑपरेटिंग एक्टिविटी, दूसरी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और तीसरी फाइनेंशियल एक्टिविटी। ये आपको पता ही है कौन कौन सी एक्टिविटी होती है। एक बार देखते हैं कि इनके अंदर क्या क्या आता है। तो पहले हम आते हैं किसमें, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। यहाँ पर ज़्यादातर क्या आता है, वही जो आपकी एक्टिविटी बिजनेस की जो एक्टिविटी होती हैं, जैसे कि सेल ऑफ गुड्स है ना, या परचेज ऑफ गुड्स। उसके बाद कैश फ्रॉम कस्टमर, जो कैश मिल गया आपको। कैश रिसीव फ्रॉम रॉयल्टी, फीस, कमीशन, एक्स्ट्रास। ऐसे ही आपके आउटफ्लो होंगे। आउटफ्लो क्या होगा, आप सामान खरीदोगे, रॉ मटेरियल खरीदोगे तो परचेज ऑफ इन्वेंट्री। ठीक है, आप रेंट दोगे, पावर का बिल दोगे, वाटर बिल दोगे, वेजेस दोगे, सैलरी दोगे। ये सारे क्या है आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के अंदर आते हैं। फिर हम चलेंगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में। वहाँ पहला क्या है आपका, सेल ऑफ प्रॉपर्टी या एसेट्स, प्लांट मशीनरी, कोई भी एसेट। उसके बाद सेल ऑफ डिबेंचर, बॉन्ड्स, शेयर्स, इनको हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट, है ना। इनकी सेल कर देना, ये भी इसमें आएगा। अब हम चल रहे हैं आगे। रिपेमेंट ऑफ एडवांसेस और लोन्स, जो भी लोन्स होंगे आपके वो भी किस में आएंगे, आपके इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। इंटरेस्ट और डिविडेंड रिसीव, अगर आपने रिसीव किए, आपको मिले, तो क्या है, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। और आपने दिए तो जाएंगे फाइनेंसिंग एक्टिविटी में यहाँ पर, है ना। डिविडेंड पे टू शेयर होल्डर, तो ये रहा। उसके बाद और क्या हो सकता है यहाँ पर, सीधी सी बात है, आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी है, कोई मशीनरी खरीदी है, या कोई डिवेंचर बॉन्ड खरीदा है तो आउटफ्लो हो जाएगा। अभी हम क्या कर रहे थे, पहले बेच रहे थे, अब यहाँ खरीद रहे हैं, उसका बिल्कुल उल्टा है। और लोन एडवांस किसी को मैं दे दिया तो इसको हम बोलेंगे आउटफ्लो। उसके बाद चलते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। क्या आएगा इसमें, इश्यू ऑफ शेयर, इश्यू ऑफ डिवेंचर, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड पेड, जो मैंने आपको बताया। अगर पेड किए हैं तो फाइनेंसिंग में, रिसीव किए हैं तो इन्वेस्टिंग में। उसके बाद क्या है, डिविडेंड पेड टू शेयर होल्डर, प्रीपेमेंट टू शॉर्ट टर्म बोरोइंग, प्रेफरेंस शेयर का टर्मिनेशन कर दिया। मतलब जो भी आपकी बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में आती है, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, शेयर, डिवेंचर, सारे यहाँ पर आएंगे, उनकी पेमेंट, उनका इंटरेस्ट। अब हम चलते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन के ऊपर। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट एंड एडिशनल इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट कैश फ्रॉम ऑपरेशन। कैश फ्रॉम ऑपरेशन थोड़ा टफ होता है, इसको निकालना अगर हम सीख गए तो हमारा आधा काम हो गया। मतलब अगर 8 नंबर क्वेश्चन एग्जाम में आ गए, 4 नंबर पक्के हो गए, 6 नंबर का आ गया तो 3 नंबर 4 नंबर इसी के मिलते हैं, है ना। तो हम बात करेंगे इसमें क्या क्या आइटम दे रखे हैं, आइटम को देखना है और समझना है क्या ये हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आएगी या नहीं आएगी। तो फर्स्ट आइटम दे रखी है आपको, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सेल्स है आपकी, यहाँ पर कॉस्ट है और यहाँ पर उसका प्राइस है ना। उसके बाद सेलिंग एक्सपेंसेस, ऑफिस एक्सपेंसेस, ये सारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं। अगर इस सेल्स में से ये सारे माइनस कर देंगे तो आपको मिल जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। हालांकि हम डायरेक्ट निकालेंगे, इसको यूज़ नहीं करेंगे, हम इसका यूज़ करेंगे नेट प्रॉफिट का। दो मेथड होते हैं ना इसके, डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड। ये डायरेक्ट मेथड की बात हो रही थी यहाँ पर, जो बता रहा था मैं आपको कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सेलिंग एक्सपेंसेस, ऑफिस एक्सपेंसेस, इसको माइनस कर देंगे तो आपका प्रॉफिट आ जाएगा। लेकिन ये आपका डायरेक्ट मेथड है, एग्जाम में ये नहीं आता है आपका, आता है इनडायरेक्ट मेथड जो हम आज करने वाले हैं। तो ये सब क्या है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट है, इनको ज़्यादा छेड़ना नहीं है इन चारों को। अब क्या है, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं है। मशीनरी हम कभी कभी बेचते हैं अपनी, तो ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगी, यहाँ नहीं आनी चाहिए। डेप्रिसिएशन, ये भी लगता है असेट्स के ऊपर, ये भी कहाँ पे आएगा, इन्वेस्टिंग में, यहाँ नहीं आना चाहिए। डिस्काउंट ऑन डिबेंचर, ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, तो ये भी हमें यहाँ पर एडजस्ट करनी पड़ेगी। पेमेंट ऑफ टैक्सेशन, ये भी क्या है आपका, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आएगा, लेकिन पहले हम इसको ऐड करेंगे और फिर बाद में इसको हमें अलग से दिखाना होता है एज पर AS3 दिखाऊंगा नीचे। नेट प्रॉफिट, जिससे हम क्वेश्चन शुरू करेंगे, ये रहा 64,000, यहाँ हम क्वेश्चन शुरू करेंगे। और ये जो है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, ये भी कभी कभी होता है तो इसको माइनस करना पड़ेगा। इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, अब ये फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, रिसीव हुआ है तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, ये भी हटाना पड़ेगा यहाँ से। मतलब इसमें जो नॉन ऑपरेटिंग आइटम है 1 2 3 4 5 6 7, इन सबको एडजस्ट करना पड़ेगा। जैसे कि ये प्रॉफिट है आपका, इस प्रॉफिट में से ये काट लिया,
ये काट लिया तो इसको ऐड कर दो, ये काट लिया इसे भी ऐड कर दो, ये काट लिया इसे भी ऐड कर दो, ये काट लिया इसे भी ऐड कर दो, ये सारे तो ऐड होंगे ये सारे, है ना, और ये दोनों माइनस हो जाएंगे। तो हमारा आ जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। तो मैंने आपको ये बताया है अभी खाली ऐसे ही ओरली, अभी क्वेश्चन को देखेंगे आगे। ये आ गया आपके सामने। अब क्या है आपके पास एडिशनल इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो क्या इंफॉर्मेशन आपके पास एडिशनल अवेलेबल है, देखो डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है, स्टॉक का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है, क्रेडिटर्स दे रखे हैं ओपनिंग क्लोजिंग, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस दे रखे हैं ओपनिंग क्लोजिंग। बहुत अच्छा हो गया, मजा आ गया हमारे। इनको बोलते हैं वर्किंग कैपिटल चेंजेस। जितने भी चेंज इसके अंदर आए हैं वो हमें एडलेस करने हैं, वो एडलेस हमने कर दिए तो हमारा फिर क्वेश्चन पूरा हो जाएगा। जो बताया था ना आपको ऊपर अभी, उसके बाद ये एडलेस करने हैं, वो कैसे करने हैं बताऊंगा मैं आपको अभी आगे। तो हम चलते हैं सॉल्यूशन पे फटाफट से। शुरू होता है क्वेश्चन का आंसर यहाँ से। ये फर्स्ट फिगर है आपकी, क्वेश्चन शुरू हमेशा यहीं से होगा आपका। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड ऑर्डिनरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, ये आपको पहली आइटम लिखनी है। तो यहाँ पर जो अमाउंट आएगा वो आएगा 64,000 रुपये। और जब इसमें टैक्सेशन को बाद में स्टेप 1 में क्या आएगा, यहाँ पर नेट प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम 64,000 64,000। फिर आप लिखेंगे एड टैक्सेस, ओके मैं बताया ये अलग से शो करने हैं हमारे को। तो आप टैक्स 28,800 के ऐड कर दोगे, तो अब ये फिगर आ गई है आपकी 92,800। आप चाहो तो डायरेक्ट लिख सकते हो या चाहो तो स्टेप बाय स्टेप कर सकते हो। 64,000 प्लस 28,800 ये दोनों, फिर यहाँ आ जाएगा 92,800। तो यहाँ तक समझ में आपको आ गया होगा। अब है अगली आइटम डेप्रिसिएशन। मैंने बताया था ये नॉन ऑपरेटिंग आइटम है, इसको ऐड करना है, तो ये भी ऐड करेंगे इसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ से हम अभी 12,800 बताया था मैंने आपको, ये 12,800 कैसे आया था। 64,000 आपके नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस है, और मैंने कहा टैक्सेस में हमेशा ऐड करेंगे क्योंकि हमें टैक्स अलग से शो करने हैं, ऐड करके 92,800। फिर मैंने बताया जो नॉन कैश आइटम सारी ऐड करनी है, आपको मैं पहले बताई थी, फिर भी देख लेते हैं क्या क्या थी वो। डेप्रिसिएशन बताया था मैंने आपको 24,000 ये रहा, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी बताई थी ऊपर 57,600, और डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर 8,000, ठीक है। तो आगे चलते हैं, ये आपको बता दिया मैंने 24,000 रुपये ऐड होंगे, ये 57,600 ऐड होंगे, 8,000 ये ऐड होंगे। इन सबको हमें ऐड करना है, मतलब जो आपको वो बताया था सारे जो हमारे नॉन ऑपरेटिंग आइटम है सबको ऐड कर दिया हमने। हम आ गए 1,82,400 पे। फिर मैंने आपको बताया 2 आइटम माइनस होंगी। पहली आइटम था प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, ये रहा 12,000 रुपये। जैसे कि मशीनरी का लॉस है तो हम प्लस करते हैं, प्रॉफिट होगा तो हम सॉरी लॉस है प्लस करते हैं, प्रॉफिट होगा तो माइनस करेंगे। एग्जाम में ध्यान रखना है, दोनों एग्जाम में कम मिलता है, एक ही चीज़ मिलती है, यहाँ पर दोनों मिल गई होगी। हम एक क्वेश्चन बड़ा कर रहे हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का, और जब बड़ा क्वेश्चन पूरा आएगा आपके पास एग्जाम में तो एक ही आएगा, 2 पार्ट नहीं आएंगे। तो ठीक है, अगर लॉस आता है फिर भी आपको क्लियर है कि लॉस आएगा तो ऐड करना है, प्रॉफिट होगा तो लेस करना है। इंटरेस्ट रिसीव मैंने बताया आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आता है, तो ये भी माइनस करना पड़ेगा। इन दोनों को माइनस कर दिया, ये कर दिया माइनस, इतना मैंने आपको पहले बता भी दिया था क्वेश्चन में दिखाते हुए। तो हम आ गए इस समय ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस 1,68,000। जो नेट प्रॉफिट था 64,000, उसमें सारे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हमने ऐड किए। 28,800 टैक्सेस, 24,000 डेप्रिसिएशन, 57,600 लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, और डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर रिटर्न ऑफ 8,000। अब जो नॉन ऑपरेटिंग इनकम थी वो माइनस कर दी, कौन सी थी, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्नीचर और इंटरेस्ट रिसीव। जो इंटरेस्ट रिसीव कहाँ पे आता है, मैं बताया था आपको, आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगा। तो इसको हमने नाम दे दिया जो आया अमाउंट ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। और आपको पता है वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है, इट इज करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी, है ना। इसका मतलब क्या है, करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी, यानी कि हम देखेंगे करंट असेट बढ़ी है या हमारी कम हुई है। तो अब हम चलते हैं आगे, इसको यहीं रोकता हूँ। चलिए, अब जो हम निकालने जा रहे थे कि असेट बढ़ने पर क्या होगा, लायबिलिटी क्या होगी, अब ये अगर आप देखेंगे शॉर्ट में तो आपको ये कैश फ्लो भी इससे पूरा खत्म हो जाता है आपका, कि हम कैश फ्लो में करते क्या है। पर पहले उस पर जाने से पहले मैं खाली अभी छोटा बता दूं आपको कि अभी हम क्या करने वाले हैं। अभी हम देखने वाले हैं, हमारा आ गया था प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, और मैंने बताया वर्किंग कैपिटल के अंदर क्या क्या आएगा, नेट करंट असेट और करंट लायबिलिटी। तो करंट असेट आपकी यहाँ लिखी है, ये रही, करंट लायबिलिटी यहाँ लिखी है। आई का मतलब इंक्रीज है और डी का मतलब डिक्रीज है ना। आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए जब करंट असेट बढ़ेगी यानी इंक्रीज होगी, तो यानी कुछ आपने खरीद लिया, मान लिया आपने स्टॉक खरीद लिया, तो दिमाग में सोचिए आपने अगर स्टॉक खरीदा तो क्या होगा, कैश पे क्या इम्पैक्ट आएगा, कैश कम होगा या बढ़ेगा। तो हमें पता है जब हम स्टॉक खरीदेंगे तो पैसा देना पड़ेगा, ठीक है। तो सीधी बात है कि हमने असेट खरीदी, करंट असेट, तो हमारा पैसा चला गया। तो जब भी हम असेट की बात करेंगे वो इंक्रीज होगी तो यहाँ माइनस हो जाएगा,
जो हम अभी करेंगे एडजस्टमेंट, उसके अंदर क्या होगा, माइनस होगा। अगर करंट असेट बढ़ गई, कोई भी करंट असेट बढ़ जाए आपकी, डेटर्स बढ़ जाए, है ना, या फिर आपके स्टॉक बढ़ जाए, इन्वेंट्री बढ़ जाए, रॉ मटेरियल का स्टॉक बढ़ जाए, बिल्स रिसीवेबल बढ़ जाए, कुछ भी बढ़ जाए आपका, तो वो आपका क्या होगा, माइनस होगा। ये आपको मैंने बताया, एक्सप्लेन कर दिया, वरना आप याद कर लें, ऐसे रट्टा मार लें, करंट असेट बढ़ने पे माइनस होती है। तो हमने ये लिख दिया यहाँ पे, करंट असेट बढ़ने पे माइनस होती है। मैंने आपको बताया कि करंट असेट अगर बढ़ जाएगी तो हम उसको माइनस कर देंगे, ये हमें ध्यान रखना है। उसके बाद क्या होगा, बाकी ये सारे आपके ऑटोमेटिक बन जाते हैं। जैसे कि आपको बताया करंट असेट बढ़ने पे माइनस होती है, तो अगर करंट असेट डिक्रीज हो गई, है ना, करंट असेट डिक्रीज हो गई तो क्या होगा, ये डिक्रीज हो गई तो क्या होगा, प्लस। बिल्कुल उल्टा, इंक्रीज है तो माइनस, डिक्रीज है तो प्लस। अब इधर आते हैं नीचे वाले पे, करंट असेट इंक्रीज है तो माइनस है, करंट असेट इंक्रीज हो गई तो माइनस हो गई। इसका उल्टा होगा लायबिलिटी के साथ, करंट लायबिलिटी के साथ, यानी कि करंट असेट बढ़ने पे माइनस हुई तो करंट लायबिलिटी बढ़ने पर प्लस होगी, तो ये प्लस लिख दिया यहाँ पे। जब करंट लायबिलिटी बढ़ने पर प्लस हो रही है तो करंट लायबिलिटी घटने पर माइनस होगी, ये तो पता ही है, कॉमन सेंस है। ये देखो, ये बन गई आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जिनके डायगोनल एलिमेंट सेम होते हैं, ऐसे बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये देखो, है ना। तो एग्जाम में से याद रखना, अब हम यही करने वाले हैं एडजस्टमेंट, कि करंट असेट अगर बढ़ेगी तो हम माइनस कर देंगे, घटेगी तो प्लस कर देंगे, करंट लायबिलिटी बढ़ेगी तो प्लस करेंगे, और घटेगी तो माइनस करेंगे। लॉजिक मैंने आपको बता दिया कि जब हम करंट असेट को इनकर करेंगे तो कुछ पैसे कैश कम हो जाएगा, और जब लायबिलिटी इनकर करेंगे तो पैसा आ जाएगा, है ना। ये अब ऐसा ही हमें करना है फिक्स असेट्स के अंदर, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी के अंदर। ये सारे रूल हम कैश फ्लो में अगर लगाएंगे तो ये जो रूल है, सिंगल वाला रूल, ये वाला रूल, ये रूल आपका हर जगह लगता है। अगर कहीं आपको कंफ्यूजन आ रही है ना, कि क्या करना है, तो आपको देखना है असेट बढ़ी या घटी, लायबिलिटी बढ़ी या घटी। तो आपको समझ में आ गया कि अगर घटी या बढ़ी, तो आपको पता है हेडिंग क्या क्या है। अगर हम बात करेंगे फिक्स असेट्स की तो वो जाएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, हम बात करेंगे लॉन्ग टर्म बोरिंग की, वो जाएगा फाइनेंसिंग एक्टिविटी में, हम बात करेंगे करंट असेट करंट लायबिलिटी की, वो जाएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। तो बस अब आपको खाली यहाँ से इतना देखना है कि असेट घटी या बढ़ी। तो अगर आपकी असेट बढ़ जाती है कोई भी, तो कैश फ्लो में उसको हम हमेशा माइनस करेंगे, कैश फ्लो में वो आइटम हमेशा माइनस होगी। वो करंट असेट हो या फिक्स असेट हो, बढ़ गई तो माइनस होती है, आउटफ्लो मानते हैं उसको। और ऐसे ही कैश फ्लो के अंदर कोई भी असेट अगर क्या है, डिक्रीज हो गई तो प्लस होगी, चाहे वो फिक्स असेट हो या करंट असेट हो। हम बात कर रहे हैं पूरे कैश फ्लो की, अभी ऑपरेटिंग की बात नहीं कर रहे। अभी ऑपरेटिंग की बात तुमने कर ली ये वाली, है ना। ऐसे ही लायबिलिटी जब बढ़ती है हमारी, तो कैश फ्लो में वो प्लस होती है। शेयर इशू कर दिए, डिवेंचर इशू कर दिए, तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। और उल्टा लायबिलिटी कम हो गई, यानी शेयर को रिडीम कर दिया, डिवेंचर को रिडीम कर दिया, तो कैश कम हो जाएगा, तो माइनस करना पड़ेगा फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। तो ये अकेला जो दिखाया है मैंने, बना के दिया है आपको सामने अभी, ये पूरा आपका कैश फ्लो का सबसे बड़ा सूत्र है। अगर आपको समझ में ये आ गया तो आपको इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। पर फिलहाल हम फोकस कर रहे हैं खाली अपनी ऑपरेटिंग एक्टिविटी पे। तो अब चलते हैं क्वेश्चन के पास। ये हमें याद रखना है, करंट असेट बढ़ने पे माइनस होती है, और बाकी सब आपको खुद से याद हो जाएगा, वरना आप लॉजिक लगा सकते हैं, जब हम असेट खरीदेंगे तो पैसे जाएंगे, यानी कि माइनस। ये आगे हम देखते हैं अब क्या हुआ था। देखो करंट असेट दे रखे सामने आपको साफ साफ। डेटर्स हैं आपके, पहले थे 1,12,000, अब हो गए 1,31,000, बढ़ गए आपके। बढ़ने पे माइनस करेंगे, बताया था मैंने आपको, स्टॉक बढ़ गया फिर माइनस होगा, इनका डिफरेंस निकालेंगे, वो माइनस होगा। क्रेडिटर्स 50,000 थे, अब 60,000 हो गए, बढ़ गए तो प्लस कर देंगे, लायबिलिटी बढ़ने पे प्लस होती है, बताया मैंने आपको अभी। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 2800 थे, अब 1600 हो गए, कम हो गए तो घटने पे माइनस होगी लायबिलिटी, है ना। तो ये जो बैलेंस शीट की डिफरेंट असेट और लायबिलिटी दे रखी है हमें, करंट असेट करंट लायबिलिटी, उनको हमें चेक करना है और उनको यहाँ पर एडजस्ट करना है। एक बार बैलेंस शीट भी देख लेते हैं, कुछ और तो नहीं था ऊपर, चेक कर लेते हैं। तो हमारा ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट दे रखा था ऊपर, कुछ का फायदा नहीं था देखने का उसको, तो हम सीधा आ गए थे। पहले थे हम कहाँ पर, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब उसके हम आगे चल रहे हैं, देखो आपके सामने वो सब जो बताया वो आ गया, है ना, सभी आपके सामने क्लियर है। देख लो, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी जो मैंने बताया सिर्फ एक ही थी, कौन सी, क्रेडिटर्स बढ़ गए थे 10,000 रुपये से, तो ये ऐड हो गया उसके अंदर ऊपर वाले अमाउंट में, 1,68,000 था ऊपर, 10 ऐड कर दिया, 178 हो गया। फिर मैंने बताया लायबिलिटी घटेगी तो घटा देंगे, तो देखा था हमने ऊपर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस थे जो कम हो गए थे, तो ये कम हो गए तो ये माइनस कर दिया, 1,200 रुपये कम हो गए थे। और फिर हमने देखा था कि हमारे स्टॉक और डेटर दोनों बढ़ गए थे, दोनों बढ़ गए थे, तो मैं कहा असेट क्या होगा, जब ये एरिया आपकी बढ़ने पे माइनस करेंगे इनको, ये बढ़ गई थी तो माइनस करना है, ऊपर लिखा है देखो लेस, है ना, इंक्रीज इन करंट असेट। 19,200 के डेटर हमारे थे और 24,800 का स्टॉक था, इनको भी ऐड किया, ये आ गया 44,000, ये हमें माइनस करना है।
ये 1200 माइनस करना था और 10,000 ये करना था। जो मैंने आपको फार्मूला बताया CACL का, उससे लायबिलिटी बढ़ गई तो प्लस कर दी, घट गई तो माइनस करनी है, असेट बढ़ गई तो माइनस करनी है उल्टा। और क्या हुआ इसकी जगह, क्या होता है आपकी डिक्रीज होती तो हम ऐड कर देते। अब हमने ये एडजस्टमेंट कर दी। अब ये आ गया हमारा, इसको हम बोलेंगे ऑपरेटिंग बिफोर प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस, है ना। क्या बोलेंगे इसको, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस, शॉर्ट में लिख दिया मैंने OPBT। हालांकि इसे PBT भी बोल सकते हैं, प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस, तो मैं इसको ये कर देता हूँ PBT, है ना। हालांकि ये ऑपरेटिंग है इसलिए मैं इसको PBT बोलना नहीं चाहता, इसको बोलना चाहिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस। पर ठीक है, अभी इतना डीप में जाके नहीं समझने के लिए PBT कर देते हैं, प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस। और मैंने आपको बताया कि टैक्सेस को हम दिखाएंगे यहीं पर ही, ऊपर हमने ऐड किया था ना, मैंने कहा था कि इसको ऊपर तो ऐड करना है लेकिन इसको अलग से माइनस दोबारा करना पड़ेगा हमारे को, तो दोबारा माइनस तो कर दिया हमने यहाँ पे। तो ये आ रहा हमारा टैक्सेस हमने माइनस कर दिए 28,800 के, ये रहे आपके सामने। तो मैंने बताया था कि टैक्सेस हमें क्या करना है, पहले तो मानना है, ऊपर इसको ऐड करना है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस, टैक्सेस वाले में इसको ऐड कर देंगे तो टैक्सेस आ जाएगा। अब इसको माइनस भी हमें करना है क्योंकि AS3 बोलता है कि आपको टैक्सेस को अलग से शो करना है सेपरेटली, बट इन द कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट के ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ही आपको दिखाना है, पर आपको वो अलग से दिखाना है ना। तो इसीलिए क्या क्या किया मैंने, इसको यहाँ पर दोबारा माइनस कर दिया, ये इसको दोबारा हमने यहाँ पर माइनस कर दिया। तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा, हमारा आंसर सामने आ गया आपके। अब क्या है, आंसर क्लियर हो गया आपको, क्या आ गया आपका आंसर, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी 1,04,000। इन सबको एडजस्ट किया, एडलेस कर दिया 1,04,000। ठीक है, तो ये था आपका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन। और ध्यान रखेंगे, टैक्सेस का दोबारा सुन लेंगे एक बार, टैक्सेस जब भी दे रखे हैं आपको एक बार ऐड करने हैं, और जब सब कुछ आप कर लोगे, यानी कि कैश फ्लो बिफोर टैक्सेस आपको कैलकुलेट करने हैं और फिर टैक्सेस माइनस करने हैं, तो आपको मिलेगा कैश फ्लो आफ्टर टैक्सेस फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो आज के लिए इतना ही, बाकी फिर कल के बाद क्लास में बात करेंगे इसकी कि पूरा क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी काफ़ी आपकी क्लियर हो गई होगी इस क्वेश्चन से। धन्यवाद।